हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। बेटा आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर हम सेल बाउंड्रीज को स्टडी कर रहे हैं, जिसमें से लास्ट वाली वीडियो में आप लोगों ने सेल वॉल के बारे में देख लिया था कि हमने सेल वॉल को ऑलरेडी स्टडी कर लिया अपनी लास्ट जूम क्लास के अंदर। टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द सेल मेम्ब्रेन और वी कैन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है बेटा, द टर्म सेल मेम्ब्रेन वाज ओरिजिनली गिवन बाय द टू साइंटिस्ट नाइगेली एंड क्रेमर। There were two scientists, Nageli and Kramer, who gave the term cell membrane in 1855. 1855 के अंदर ये टर्म दी गई थी सेल मेम्ब्रेन इन दो साइंटिस्ट के द्वारा, जो एक्चुअल में क्या होती है, विच इज द कवरिंग ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। दिस सेल मेम्ब्रेन इज एक्चुअली द कवरिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ये प्रोटोप्लाज्म की ही आउटर कवरिंग को हमने सेल मेम्ब्रेन नाम दिया गया था। और इसको प्लाज्मा लेमा, एक साइंटिस्ट थे प्लाउ साइंटिस्ट ने इसको प्लाज्मा लेमा नाम दिया 1931 के अंदर। 1931 में ही गेव द नेम प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा लेमा इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, and plasma membrane was discovered by a scientist Schwann. There was a scientist Schwann who was zoologist and who studied the number of the different animal cells, and in animal cells he discovered the plasma membrane, that is cell membrane. Beta, this cell membrane is not only found around the protoplasm but also found around the cell organelle. Just imagine this is a cell and it contains protoplasm in which cytoplasm as well as nucleus are present. ठीक है, then this outermost covering of this cytoplasm is known as plasma membrane. और जिन सेल्स में सेल वॉल भी होती है वो इसके बाहर सेल वॉल प्रेजेंट होगी, बट एनिमल की सेल में सेल वॉल अपसेंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम ये नहीं कह सकते कि दिस इज प्रेजेंट ओनली एंड ओनली आउटसाइड द साइटोप्लाज्म और आउटसाइड द प्रोटोप्लाज्म। इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेली होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, उनकी भी अपनी एक मेम्ब्रेन होती है जो इस साइटोप्लाज्म से उन सेल ऑर्गेनेली को सेपरेट करके रखती है। दिस इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है दिस इज ऑल्सो फाउंड अराउंड द सेल ऑर्गेनेली, अराउंड द सेल ऑर्गन which are present in the cytoplasm। जो साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गन प्रेजेंट है उनमें भी ये सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे ही सेल के अंदर वैक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? वैक्यूल होते हैं, जिनमें से आपने बहुत अच्छे तरीके से एक वैक्यूल का नाम सुना होगा, सेप वैक्यूल। उन सेप वैक्यूल के अंदर भी मेम्ब्रेन होगी, एंड द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड एज नॉन एज टोनोप्लास्ट। उस मेम्ब्रेन को हम क्या नाम देंगे बेटा? टोनोप्लास्ट नाम देंगे। सारी की सारी मेम्ब्रेन, वेदर दे आर प्रेजेंट एक्सटर्नल और इंटरनल, दे ऑल आर नोन एज सेल मेम्ब्रेन और बायो मेम्ब्रेन। All of these membrane, this plasma membrane, this tonoplast, this membrane which is present around the cell organs, all of these membrane are known as biomembrane। तो हम क्या कहेंगे बेटा? जितनी भी membranes हैं, whether they are present externally or internally or around the organ or around the protoplasm or around the vacuole, all of these membrane are known as बायोमेम्ब्रेन। और एक बायोमेम्ब्रेन कैसी होती है? दिस इज क्वासी फ्लूइड इलास्टिक। क्वासी फ्लूइड का मतलब क्या होता है? नाइदर इट इज ए सॉलिड नॉर इट इज लिक्विड। दिस इज ए क्वासी फ्लूइड स्ट्रक्चर विच इज इलास्टिक, प्लायबल एंड फिल्म लाइक। विच इज इलास्टिक एंड प्लायबल एंड थिन, बहुत ही थिन मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होगा इस बायोमेम्ब्रेन का। और बेटा अगर हम देखें इस बायोमेम्ब्रेन की जो थिकनेस होती है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 70
5 एंगस्ट्रॉन के इक्वल इसकी थिकनेस मानी जाती है ऑन एन एवरेज, बट दिस थिकनेस वेरी कैन फ्रॉम 50 to 100 एंगस्ट्रॉन। 50 से 100 एंगस्ट्रॉन तक ये थिकनेस वेरी करती रहती है बेटा। दूसरी बात, ऑल ऑफ द बायोमेम्ब्रेन्स आर सेलेक्टिवली परमिएबल। बेटा सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है कि दे अलाउ टू पास सम ऑर्गन्स थ्रू इट, दे अलाउ टू पास सम सब्सटेंस, नॉट ऑर्गन, some substance can pass through it and some substance cannot pass, that means it is semi permeable or we can say selectively permeable। किसके लिए? solutes के लिए, ठीक है। solute के लिए तो ये selective permeable होगी और solvent के लिए it will be सेमी परमिएबल, ठीक है। अब सेलेक्टिव और सेमी परमिएबल में क्या डिफरेंस है? सेलेक्टिव में तो बेटा वो चार्ज अनचार्ज पे भी डिपेंड करता है कि कुछ एक पर्टिकुलर टाइप के सब्सटेंस को ही वो अलाउ करती है पास होने के लिए और कुछ एक को वो नहीं कर पाती है, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसके बारे में कि जो बायोमेम्ब्रेन का नेचर है दैट इज डायनामिक नेचर, दैट इज डायनामिक नेचर होता है इसका। डायनामिक नेचर का मतलब इफ देयर विल सम इंजरी टेक प्लेस तो इट कैन रिपेयर इटसेल्फ, इट कैन रिपेयर इटसेल्फ। ये इसका कैसा नेचर होता है? डायनामिक नेचर होता है। ये जनरल सी बातें थी बेटा सेल मेम्ब्रेन के बारे में जो भी मैंने आपको बताया। दे आर सम जनरल पॉइंट्स। हम डिटेल में सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को, इसकी अपीयरेंस को, इसके कंपोजिशन को, इनके फंक्शंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द अपीयरेंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन और वी कैन से बायोमेम्ब्रेन। बेटा सबसे पहले हम सेल मेम्ब्रेन के अपीयरेंस की बात करते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन का अपीयरेंस कैसा होता है? बायोमेम्ब्रेन है ये बहुत ही थिन स्ट्रक्चर होती है। दिस इज नॉट विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप, क्योंकि जो इसकी रिजोल्यूशन पावर होती है, इसकी जो थिकनेस होती है वो लाइट माइक्रोस्कोप की रिजोल्यूशन पावर से लेस होती है। तो हम क्या कहते हैं कि लाइट माइक्रोस्कोप में हम इसे नहीं देख सकते हैं, बट इट कैन बी विजिबल थ्रू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर इसके स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाता है तो क्या देखा जाता है? इट इज ट्राइलेमिलर और ट्राइपार्टाइट, मतलब इसके तीन लेयर हैं इसकी, जिनमें से एक लेयर तो इस तरीके से सैंडविच्ड है बिटवीन द टू लेयर्स। यहाँ पे ये माना जाता है कि ये जो आउटर और ये इनर वाली लेयर है दीज आर द प्रोटीनियस लेयर, एंड यहाँ पे एक बाई लेयर होती है जो किसकी बनी होती है? लिपिड्स की बनी होती है, जनरली फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है। और इसके स्ट्रक्चर को फ्रीज इचिंग टेक्निक के थ्रू भी देखा गया है कि इसमें डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि सेल मेम्ब्रेन इज नॉट विजिबल, सेल मेम्ब्रेन इज नॉट विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप because their thickness is very less than its resolution power। किसकी रिजोल्यूशन पावर बेटा? माइक्रोस्कोप की। माइक्रोस्कोप की जो रिजोल्यूशन पावर है वो रिजोल्यूशन पावर इतनी होती है कि वो इतनी थिन सेल मेम्ब्रेन को नहीं देख सकती, बट दिस मेम्ब्रेन कैन बी विजिबल अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कौन से माइक्रोस्कोप में? अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इट्स स्ट्रक्चर्स कैन बी विजिबल, its structure can be visible and found that, और क्या देखा जाता है? and found that it has trilaminar structure, and found that it has trilaminar or we can say tripartite structure, ठीक है। मतलब 3 लेयर का इसमें स्ट्रक्चर होता है। एक टेक्निक और आती है बेटा जिसका नाम है फ्रीज इचिंग टेक्निक। फ्रीज इचिंग टेक्निक से भी क्या इसके स्ट्रक्चर को देखा गया था, एंड क्या देखा गया कि दिस मेम्ब्रेन कंटेन पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज, पार्टिकल्स ऑफ
डिफरेंट साइज। अब आपको ये बताओ कि मैडम ये फ्रीज इचिंग टेक्निक क्या होती है कि इस मेम्ब्रेन को बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर पे उसको कूल डाउन करके उसको सॉलिड फॉर्म में लाके और उसको एक शार्प नाइफ की हेल्प से कट किया जाता है, तो उसका इस तरीके से टी स्ट्रक्चर देखा जाएगा। सपोज करो कि एक डस्टर, अगर मैं ही कहूँ कि हम इसको इस तरीके से काट दें, हम इस तरीके से बीचों बीच काट दें, तो ये वाला स्ट्रक्चर हमें ये बता सकते हैं ना कि इसमें एक लेयर इसकी प्रेजेंट है, एक लेयर इसकी प्रेजेंट है, एक ऊपर वाली ऐसी लेयर है। तो इस तरीके की जो टेक्निक होती है उसको हम क्या नाम देते हैं बेटा? फ्रीज इचिंग टेक्निक। ठीक है, नेक्स्ट हम सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन के बारे में स्टडी करेंगे कि सेल मेम्ब्रेन किस किस की मिलकर बनी होती है। वैसे तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर यूजुअली प्रोटीन्स और लिपिड्स कंपोनेंट ज़्यादा होते हैं, बट कुछ अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर भी प्रेजेंट होता है। इफ वी टॉक अबाउट द कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो बेटा इसके अंदर जो लिक्विड का कंपोजिशन है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 20 to 80%, 79% मैंने यहाँ पे लिखा है एग्जैक्टली। प्रोटीन की कंपोजिशन वेरी फ्रॉम 20 to 70%। कार्बोहाइड्रेट है वो कम अमाउंट में होगा 1 to 5%, और जो वाटर है उसका कंटेंट कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 20% होता है। यहाँ पे बेटा जो लिपिड और प्रोटीन का रेशियो है दैट वेरी, जो रेशियो ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन वेरी इन डिफरेंट सेल्स, वेरी इन डिफरेंट सेल्स। अलग अलग सेल में अलग अलग अमाउंट होती है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको ह्यूमन बींग्स के अंदर आरबीसी की बात करती हूँ तो उसके अंदर 52% प्रोटीन होते हैं एंड 40% उसमें क्या होते हैं? लिपिड होते हैं। इन ह्यूमन आरबीसी देयर विल बी 52% प्रोटीन, 52% क्या होंगे बेटा वहाँ पे? प्रोटीन। और लिपिड्स की कंपोजिशन कितनी अमाउंट कितनी होती है? 40%। ये मैंने आपको एग्जांपल बताया ह्यूमन के अंदर आरबीसी में। लेकिन अगर ह्यूमन के अंदर माइलिनेटेड न्यूरॉन्स की अगर हम बात करते हैं, कौन से न्यूरॉन की बात करते हैं? माइलिनेटेड न्यूरॉन। आप सब लोगों ने नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन के बारे में देखा होगा। तो बेटा माइलिनेटेड न्यूरॉन्स वो होते हैं जिनमें मेडुलरी शीथ प्रेजेंट होती है। उन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के अंदर अगर हम बात करें प्रोटीन की अमाउंट तो कितनी होगी? जस्ट 20%। देयर विल बी 20% प्रोटीन बट 80% वहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे? लिपिड्स प्रेजेंट होंगे। हेंस वी कैन से कि लिपिड और प्रोटीन की जो रेशियो है डेट वेरी फ्रॉम सेल टू सेल, वो सेल टू सेल वेरी करता है। यहाँ पे लिपिड्स जो होते हैं वो मोस्ट कॉमनली कौन से टाइप के लिपिड मिलेंगे? फोस्फोलिपिड। मोस्ट कॉमनली कौन से टाइप के लिपिड है? फोस्फोलिपिड। और इन फोस्फोलिपिड का जो नेचर है वो कैसा होता है? एम्फीपैथिक, एम्फीपैथिक नेचर होता है। एम्फीपैथिक नेचर का मतलब क्या होता है? एम्फीपैथिक नेचर का मतलब होता है कि इसके पास हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पावर दोनों होती है। हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक मतलब क्या होता है? फिलिक का मतलब हुआ बेटा वाटर लविंग पार्ट, वाटर लविंग पार्ट, और हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या हुआ? वाटर रिपेलिंग पार्ट। ये दोनों पार्ट अगर किसी के पास प्रेजेंट है तो उसको एम्फिएटिक और एम्फीपैथिक नेचर कहते हैं। और ऐसा किसका होता है? फोस्फोलिपिड का, जो बायोमेम्ब्रेन के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं और जो प्रोटीन्स हैं वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं बेटा। प्रोटीन्स में भी प्रेजेंट आउटसाइड, में भी प्रेजेंट इनसाइड, में भी ट्रांसमेम्ब्रेन। वो हम अलग अलग टाइप के मॉडल्स थे जो दिए गए थे उनमें डिस्कस करेंगे। और जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दे में बी ब्रांच्ड और दे में बी अनब्रांच्ड ओलिगोसैकेराइड। ठीक है, ये ओलिगोसैकेराइड्स में भी ब्रांच और में भी अनब्रांच्ड ये होते हैं। अब हम इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करने के लिए कई सारे टाइप के मॉडल दिए गए थे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और बायो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। कुछ साइंटिस्ट ने अपने अपने अकॉर्डिंग इनके स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने की कोशिश की थी। वन बाय वन हम उन सारे के सारे मॉडल को डिस्कस करते हैं जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया गया है। तो उसमें सबसे पहले जो मॉडल दिए गए थे इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए दैट इज लैमिलर मॉडल। कौन सा मॉडल दिया गया था भाई? लैमिलर मॉडल। इस लैमिलर मॉडल में, इस मॉडल में क्या कहता है बेटा? इस मॉडल के अकॉर्डिंग कि जो बायो मेम्ब्रेन है
दैट हैज ए स्टेबल लेयर स्ट्रक्चर, जिसमें कुछ स्टेबल लेयर्स होती हैं, उनका मिलकर इसका स्ट्रक्चर बना होता है। तो इस लैमेलर मॉडल में पहले ही जो एक्सप्लेन किया था वो दो साइंटिस्ट थे, डेनियल एंड डेविसन ने, उन्होंने इस मॉडल को दिया था 1935 के अंदर। कब दिया गया था? 1935 में, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजियोलॉजिकल स्टडी। तो उन्होंने क्या कहा कि बायोमेम्ब्रेन है, इट मेनली कंसिस्ट ऑफ द 3 लेयर, सॉरी 3 नहीं 4 लेयर। इनके अकॉर्डिंग क्या था कि अकॉर्डिंग टू देम बायोमेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर in which 2 layers of प्रोटीन, 2 लेयर किसकी होंगी? प्रोटीन की, और 2 लेयर किसकी होंगी बेटा? लिपिड्स की। ठीक है, किस तरीके से इन्होंने बताया कि जो लिपिड की लेयर हैं वो 2 लेयर है इस तरीके से, और उन लिपिड का जो हाइड्रोफिलिक हेड होगा वो बाहर की तरफ होगा, और हाइड्रोफोबिक जो टेल होती है वो इनसाइड डायरेक्शन में होती है। और इन दोनों लेयर के, लिपिड की जो 2 लेयर हैं, इन दोनों लेयर के दोनों साइड एक एक लेयर किसकी प्रेजेंट होती है? अल्फा प्रोटीन्स की प्रेजेंट होती है। ये अल्फा प्रोटीन्स हैं जो लिपिड के आउटसाइड में 2 लेयर बनाते हैं, एक आउटर लेयर ऑफ प्रोटीन एंड दिस वन इज इनर लेयर ऑफ प्रोटीन। ये कौन से प्रोटीन बताइए बेटा? ये अल्फा प्रोटीन होते हैं। मतलब ये लेयर अल्फा प्रोटीन की, ये भी अल्फा प्रोटीन की लेयर, और ये क्या है? दिस इज लिपिड बाइलेयर। इस लिपिड की बाइलेयर में जो इनका हेड दिख रहा है ये कैसा है? हाइड्रोफिलिक हेड। और ये जो आपको टेल दिख रही है, ये टेल कैसी बेटा? वाटर रिपेलेंट हाइड्रोफोबिक टेल। ठीक है, तो ये बात किसने बताई? डेनियल एंड डेविसन ने। इन्होंने क्या बताया कि बायोमेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ द 4 लेयर, 2 लेयर प्रोटीन की एंड 2 लेयर लिपिड्स की। तो इसमें से ये जो लेयर आपस में, ये वाली प्रोटीन की, लिपिड की ये वाली लेयर, ये दोनों लेयर कौन सी फोर्स के थ्रू अटैक हेल्ड टुगेदर है? दीज 2 लेयर्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो इसमें से जो लिपिड की लेयर एंड जो प्रोटीन की लेयर है उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो उनको हेल्ड करके रखी हुई है। और ये लिपिड की जो लेयर आपस में, यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक हाइड्रोफोबिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है जिसको हम वंडरवाल फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, समझ में कुछ बात है भाई? 4 लेयर है तो चारों लेयर एक दूसरे के साथ में भी तो अटैच है किसी ना किसी तरीके से। एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द लिपिड लेयर is hydrophobic force, that is van der Waal force of attraction exists between these 2 layers and electrostatic force of attraction exists between the lipid and protein layers। ये वाली बात किसने बताई? डेनियल एंड डेविसन ने। हालांकि इस मॉडल के बहुत सारे लिमिटेशन थे कि ये नहीं प्रूव कर पाया था कि why this biomembrane is semi permeable, how the substance move through the biomembrane, and what is the reason behind its dynamic nature, that means कि how can this membrane repair itself। इस तरीके से बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस थे जो डेनियल एंड डेविसन के मॉडल के थ्रू एक्सप्लेन नहीं हो पाए। तो बहुत ज़्यादा अडोप्टेड मॉडल नहीं था डेनियल डेविसन। इनके बाद एक साइंटिस्ट और आए थे जिन्होंने इस लैमेलर मॉडल को ही दिया और उनका नाम था रॉबर्टसन। तो नेक्स्ट लैमेलर मॉडल को एक्सप्लेन करने वाले साइंटिस्ट थे रॉबर्टसन। तो हम उसे क्या नाम देते हैं? रॉबर्टसन्स मॉडल और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। बेटा जो रॉबर्टसन ने मॉडल दिया, इन्होंने डेनियल और डेविसन के ही मॉडल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। इन्होंने क्या कहा कि जो डेनियल डेविसन ने बताया था कि यहाँ पे बीच में क्या होते हैं? लिपिड की बाइलेयर होती है। बोले ठीक है, लिपिड की बाइलेयर तो ठीक है, लेकिन जो प्रोटीनियस लेयर होती है इसके आउटसाइड और इनसाइड, उसमें डेनियल डेविसन ने ही कहा था कि वो दोनों के दोनों प्रोटीन्स की लेयर है वो सिमिलर होते हैं, उनमें अल्फा प्रोटीन होते हैं। बट यहाँ पे क्या डिफरेंस बताया गया कि बीटा प्रोटीन्स एग्जिस्ट करते हैं लेयर के अंदर, और जो प्रोटीन्स आउटसाइड में होंगे उनको म्यूकोइड प्रोटीन कहा गया, और जो प्रोटीन इनसाइड में थे
उनको नॉन म्यूकोइड प्रोटीन कहा गया। ये बात रॉबर्टसन ने बताई। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, साइंटिस्ट इनका पूरा नाम था डेविड रॉबर्टसन, जे डेविड रॉबर्टसन। इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, दे मॉडिफाई द मॉडल ऑफ डेनियल एंड डेवसन एंड प्रपोज्ड दैट lipid bilayer is covered on two surface by they states that lipid bilayer is covered on two side by the proteins layer and these proteins are beta protein। ये कौन से प्रोटीन थे बेटा, ये बीटा प्रोटीन मॉलिक्यूल्स थे। एंड देयर इज डिफरेंस बिटवीन द प्रोटीन ऑफ आउटर लेयर एंड इनर लेयर। आउटर और इनर लेयर के जो प्रोटीन है उनमें डिफरेंस क्या था कि आउटर लेयर के प्रोटीन तो थे म्यूकोइड प्रोटीन और इनर लेयर के जो प्रोटीन थे वो कैसे थे, नॉन म्यूकोइड प्रोटीन। ठीक है, ये डिफरेंस उन्होंने बताया। और इसके अलावा जो रॉबर्टसन थे, रॉबर्टसन ने बेटा किसके ऊपर स्टडी किया, आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। रॉबर्टसन स्टडी द आरबीसी मेम्ब्रेन एंड गेव ए कंसेप्ट। आरबीसी की मेम्ब्रेन के ऊपर उन्होंने स्टडी किया और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को दिया एंड गेव द कंसेप्ट ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन। तो कई बार क्वेश्चन ये आता है कि हु प्रपोज द यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया, या डेनियल डेवसन के मॉडल को किसने मॉडिफाई किया, वो किसने किया था, रॉबर्टसन ने। तो यहाँ पे जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया गया, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ये मॉडल क्या कहता है, तो यहाँ पे बेटा यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल क्या स्टेट करता है, दिस यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल स्टेट्स दैट ऑल साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, जितने भी साइटोप्लाज्म के अंदर मेम्ब्रेन है, दे ऑल हैव ए सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ 3 लेयर। 3 लेयर कौन कौन सी हुई, बीच के अंदर तो एक लिपिड की बाइलेयर जो हमने अभी बताई, फोस्फोलिपिड की बाइलेयर प्रेजेंट होती है और उनके ऊपर और नीचे एक एक मेम्ब्रेन किसकी होती है, प्रोटीन की होती है। तो 3 लेयर हो गई। दिस वन इज ए लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन, इसको हमने बाइलेयर नाम दे दिया गया। और ये 2 प्रोटीन की लेयर। तो सारे की सारी साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी मेम्ब्रेन है उनमें 3 लेयर होती है। सेकेंड क्या पोस्टुलेट बताया था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ने, कि जितने भी बायो मेम्ब्रेन है, ऑल द बायो मेम्ब्रेन्स आइदर मेड अप ऑफ दिस यूनिट मेम्ब्रेन, मतलब ये 3 लेयर जो है, दिस इज ए यूनिट मेम्ब्रेन। ठीक है, ये एक यूनिट मेम्ब्रेन है जिसकी थिकनेस कितनी होती है, 75 एंगस्ट्रॉम। इन 75 एंगस्ट्रॉम की थिकनेस में से जो लिपिड की बाइलेयर है, दिस लिपिड बाइलेयर थिकनेस इज 35 एंगस्ट्रॉम। और एक प्रोटीन की लेयर की कितनी थिकनेस होगी, 20 एंगस्ट्रॉम इसकी, 20 एंगस्ट्रॉम इसकी, और ये बीच वाले की 35 एंगस्ट्रॉम। तो टोटल कितनी होगी, 75 एंगस्ट्रॉम। 20 एंगस्ट्रॉम इज द थिकनेस ऑफ द ईच प्रोटीनियस लेयर। तो उसने क्या कहा कि एक लेयर, एक मेम्ब्रेन जो है, दैट मीन्स उसके अंदर 3 मेम्ब्रेन है, दिस इज ए यूनिट मेम्ब्रेन। अगर किसी मेम्ब्रेन की थिकनेस 75 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा है, इसका मतलब उसमें एक या एक से ज़्यादा यूनिट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि ऑल बायो मेम्ब्रेन आर आइदर मेड अप ऑफ द यूनिट मेम्ब्रेन और मल्टीपल ऑफ द यूनिट मेम्ब्रेन, जिसमें से एक यूनिट मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी मानी जाती है बेटा, 35 एंगस्ट्रॉम। और 35 एंगस्ट्रॉम में मैंने आपको बताया कि इसकी कितनी थिकनेस होती है। तो ये कौन से मॉडल है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेमिलर मॉडल। ठीक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल के बारे में एक्सप्लेन करूंगी, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जो सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। तब तक आप एक बार इनके प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।